चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा जी हमारा, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, राइट, और वो सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, राइट। काइनेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनकी स्पीड मॉडरेट होती है। ठीक है, मॉडरेट स्पीड वाले, ना तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड ना ही बहुत ज्यादा स्लो स्पीड, सारे के सारे रिएक्शंस जो आज पढ़ाऊंगी कौन होंगे, मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस होंगे। ठीक है, अच्छा, अब काइनेटिक्स में निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा, हम लोगों का क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, राइट। तो मतलब किसी भी रिएक्शन का अगर आपको रेट निकालना है, राइट, तो क्या लिखोगे आप, न्यूमरेटर में लिखोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे बच्चों, टाइम टेकन। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे बच्चों, टाइम टेकन, राइट। अब जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, अब देखो कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट जिसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट में भी हो सकता है या प्रोडक्ट में भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमारा जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, वो हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी बता सकते हैं या फिर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, फाइन। अब जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, वो विद रिस्पेक्ट टू हम रिएक्टेंट जो है भी बता सकते हैं, एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो अब बच्चे अगर अपन बात करें रेट की, तो हमको दो तरीके के रेट पढ़ने हैं, और आता भी है पेपर में बकायदा डिफाइन करने को कि बताओ व्हाट इज एवरेज रेट एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो दो रेट हमको पढ़ने हैं, पहला क्या है, एवरेज रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर एवरेज बोलते हैं, राइट। क्या होता है एवरेज रेट बेटा, जब ही भी आप जो है रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकालते हैं, मतलब एक टाइम पीरियड ले लिया आपने या फिर एक टाइम इंटरवल ले लिया कि सपोज 10 से 20 मिनट के बीच में आपको क्या निकालना है, रिएक्शन का रेट निकालना है। तो जब भी रेट आप एक टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है बेटा, आपका एवरेज रेट। इनफैक्ट सीबीएसई 2023 में यही क्वेश्चन आया था कि डिफाइन करो कि भैया क्या होता है अपना एवरेज रेट। ठीक है, कैसे निकालते हैं एवरेज रेट, बहुत सिंपल है, राइट। एवरेज रेट यानी आर एवरेज अगर आप रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बच्चे, रिएक्टेंट। तो देखो आपको क्या करना है, रेट निकालना है, तो रेट क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, फाइन। तो रिएक्टेंट की सपोज फाइनल स्टेज पर कॉन्सेंट्रेशन है R2, इनिशियल पर कितनी थी, R1 थी। जब रिएक्शन फाइनल हो गया है तब R2 है, इनिशियली कितनी थी, R1 थी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 हो जाएगा। डिवाइड करोगे किससे बेटा जी, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या है, T2 माइनस T1, हाँ के ना, राइट। तो ये क्या है, ये है एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुन, R2 यानी रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इनिशियल से कम होती है क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, राइट। तो मतलब R2 माइनस R1 नेगेटिव आएगा, लेकिन रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लगा देते हैं इसके आगे, नेगेटिव साइन, राइट। तो यहां से रेट का एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा, माइनस डेल आर बाई डेल टी। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, राइट। अच्छा, अब अगर अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट किसकी, एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, फाइन। क्या निकाल रहे हैं बच्चे, आर एवरेज किसके रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकलेगा बेटा, प्रोडक्ट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस प्रोडक्ट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, राइट। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा डेल्टा पी बाई डी टी, क्लियर है। और क्या आ जाएगा इसके आगे, अब प्लस साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इनिशियल से ज्यादा ही होगी। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, राइट। तो ये क्या हो गया, एवरेज रेट हो गया, फाइन। अच्छा, तो मैम हम लोगों का एवरेज रेट तो आ गया, मैम व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट। तो एक इंटरवल में जब तू रेट मेजर करता है एवरेज है, अब इंटरवल को पास लाके इतना कर दे कि इंटरवल के बीच का जो डेल्टा टी है वो 0 हो जाए, समझ रहा है, राइट। मतलब एक पॉइंट पे आ जाए तू, फाइन, या एक इंस्टेंस पे आ जाए तू, फाइन। तो जब भी हम एवरेज रेट को एक स्मॉल इंटरवल या फिर ये बोल एक पॉइंट पर या फिर एक इंस्टेंट पर मेजर करते हैं, तो बेटा वो वाला एवरेज रेट क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है जी, राइट। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट अगर आपको निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपका जो एवरेज रेट था, फाइन, उसकी लिमिट में
डेल्टा टी को बहुत ही छोटा करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या करना पड़ेगा बेटा, वहां पे टाइम इंटरवल को नियरली 0 करना पड़ेगा। फाइन, यस और नो, ठीक है, राइट। मतलब अगर मैं यहां पर, क्योंकि देखो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डेल सी बाय डेल टी लिखती हूं। डेल सी क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डेल टी क्या है, चेंज इन टाइम। फाइन, तो अगर आप इसकी लिमिट टी टेंड्स टू 0 लिखते हो और आप मैथ्स वाले हो तो आपको पता होगा कि जब भी डेल की लिमिट टी टेंड्स टू 0 आती है तो डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में। किस में, डी में। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिख रही हूं तो वो क्या होगा, प्लस माइनस डी सी बाई डी टी। ठीक है, अब वही है कि अगर आप आर इंस्टेंटेनियस लिख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, और अगर आप लिख रहे हो आर इंस्टेंटेनियस विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस डीपी बाई डी टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस डीपी बाई डी टी। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब होगा क्या कि हमको किसी भी रिएक्शन की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी होगी, राइट। और वो कैसे लिखेंगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई भी इक्वेशन है ए प्लस बी बी फॉर्मिंग सी सी प्लस डी डी। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग तेरे को रेट लॉ लिखना है, डिफरेंशियल रेट लॉ, तो रेट किसके इक्वल होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ नहीं करना, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में लिख, अंदर लिखेगा माइनस डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, राइट, 1 बाई बी इंटू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ये माइनस डेल ए बाई डेल टी क्या है, डेल ए तो है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, और ये क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, राइट। अब रिएक्टेंट में तो हमने बताया था कि हमें एवरेज रेट के आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, लेकिन प्रोडक्ट के केस में नहीं लगाना पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में 1 बाई सी प्लस डेल सी बाई डेल टी इक्वल्स टू 1 बाई डी प्लस डेल डी बाई डेल टी। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, राइट, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो माइनस डेल ए बाई डेल टी है या माइनस डेल बी बाई डेल टी है, ये जो है ये है तेरे रेट ऑफ डिसअपियरेंसेस। ठीक है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, आरओडी, आरओडी क्या होता है, आरओडी होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है। ठीक है, किसका, ए का, क्योंकि रिएक्टेंट ए जो है वो तो डिसअपियर हो रहा है, तो ये क्या है उसका बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, राइट। वही अगर हम बात करें माइनस डीबी बाई डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, बी का। ये क्या है, प्लस डीसी बाई डी टी। अब देख सी जो प्रोडक्ट है वो तो अपियर हो रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, प्लस डीसी बाई डी टी। ये होगा रेट ऑफ अपियरेंस किसका, सी का। और ये क्या होगा बेटा, प्लस डेल डी बाई डेल टी। ये होगा रेट ऑफ अपियरेंस किसका, डी का। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। फाइन, अब देख मैम क्वेश्चन से समझाओ, ऐसे तो समझ नहीं आने वाला। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मेरे को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, मतलब रेट लिखना है, तो कैसे लिखोगे भाई, बहुत सिंपल है। रिएक्टेंट है N2 और 3H2, राइट। तो N2 का तो कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी N2 बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई 3 माइनस डेल H2 बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 2 प्लस डेल NH3 बाई डी टी। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो सबको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अब लिखनी आ गई होगी। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, चलो अब एक काम करते हैं, एक ना छोटा सा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बोल रहा है कि मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें 2A किस में बदल रहा है,
प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जो कॉन्सेंट्रेशन है ए की वो डिक्रीज कर रही है 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर 10 मिनट के अंदर। क्या करना है बेटा, अपने को रेट कैलकुलेट करना है इस इंटरवल में। तो देख, रेट किसके इक्वल होगा बेटा, रेट इक्वल होगा 1/2 माइनस डेल ए बाई डेल टी के। अब तेरे को डेल ए नहीं दे रखा और तेरे को डेल टी यानी टाइम इंटरवल दे रखा है 10 मिनट है, मतलब डेल्टा टी तो दे रखा है, लेकिन डेल ए ना दिया तो क्या हुआ, उसने तेरे को इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो दे ही दी ना। तो क्या करना है तेरे को बेटा, बहुत सिंपल है, बाहर माइनस रख, अंदर क्या करना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर लेना है और किससे डिवाइड करना है, डेल्टा टी से डिवाइड करना है। क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन भाई, यहां पर A2 कितना है बेटा, A2 0.4 है, माइनस क्या करा 0.5, डिवाइड किससे करा 10 से करा, राइट। अब देख अंदर क्या बचेगा, -0.1, बाहर है माइनस तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो क्या हो गया 1/2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई क्या 10, राइट। तो क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 200। एम आई क्लियर एवरीवन। तो ये क्या आ गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो देख अगर अपन बात करें ए यानी कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड। तो रेट की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है, तो यहां पर इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। एम आई क्लियर एवरीवन, बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा, बढ़िया है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ भाई। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, ध्यान से सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो है नेचर ऑफ रिएक्शंस। अगर आपके आयनिक रिएक्टेंट्स हैं, आयनिक रिएक्शंस जनरली फास्ट होते हैं कोवेलेंट रिएक्शन से, तो आयनिक रिएक्शंस का रेट हमेशा कोवेलेंट से ज्यादा होता है। हमेशा याद रखना, वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आयनिक का कोवेलेंट से ज्यादा होता है। दूसरा, अगर आप रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो उसकी रिएक्शन करने की जो क्षमता है बढ़ जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट। कैटलिस्ट बेटा, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, राइट। अच्छा, अगर आप रेडिएशन डाल दो किसी रिएक्टेंट पर तो हमेशा उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ओके। टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ाते हो ना, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है बच्चों, डबल हो जाता है, ठीक है जी, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आरओआर बोले तो क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। फर्दर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब भी बढ़ी है इस दुनिया में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है जी। चलो 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 फाइन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शंस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। हमें कौन से पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं 3 फैक्टर्स स्पेसिफिकली। पहला कि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करती है, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट। वैसे तो हमें मोटा मोटा पढ़ा है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाने से रेट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, कैटलिस्ट डालने से रेट बढ़ता है, लेकिन कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन पर जो है रेट कैसे डिपेंड करता है, ठीक है जी, राइट। तो देख कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट का जो एक्सप्रेशन है वो दिया था बेटा गुडबर्ग और वेग ने इन फॉर्म्स ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। उन्होंने बोला था कि मेरे पास कोई भी रिएक्शन है ए बी जो मिलके क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, जहां पे ये स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल बी क्या है, कैपिटल बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी, स्मॉल बी। एम आई क्लियर, राइट। लेकिन ये जो था हमारा रेट का एक्सप्रेशन जो गुडबर्ग और वेग ने लॉ ऑफ मास एक्शन यानी लोमा में दिया था, ठीक है, राइट। ये एक थ्योरेटिकल लॉ है और हर एक रिएक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होता। एक्चुअल में जो रेट लॉ है या फिर जो रेट है उसका हम एक्सप्रेशन देते हैं विद रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। क्या होता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है।
एक बार आपका सीबीएसई 2022 में आ ही गया था, व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो याद रखना, रेट लॉ एक्सप्रेशन एक रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकली दिया जाता है, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो हमारा ऑब्टेन होता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो इक्वल होता है के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर वाई। अब आप बोलोगे मैम रेट लॉ में तो आपने पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दी थी एज पर लोमा, लेकिन यहाँ तो आप एक्स और वाई लगा रहे हो। तो बेटा जो ये एक्स और वाई पावर्स है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती हैं, है ना। और जो ये एक्स और वाई है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी के बराबर हो भी सकती हैं या फिर नहीं भी हो सकती। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, तो ए और बी के बराबर जो है ये हमारी पावर्स इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी इक्वल हो सकती, राइट। और एक्स एंड वाई हमारी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। ठीक है, अब यहां पर हमको दिख रहा है कि मैम ये के क्या है, के तो बेटा के है रेट कांस्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब मैम जो ये रेट कांस्टेंट है या इसका कोई और भी नाम है, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। दूसरा डिपेंड किस किस पे करता है बेटा? रिएक्शन पे डिपेंड करता है, रिएक्शन बदलोगे रेट कांस्टेंट बदलेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो अब भाई नेक्स्ट मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है कि रेट किसके इक्वल होगा बेटा? के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी? वाई। एम आई क्लियर एवरीवन? एक्स क्या है? एक्स है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और बी क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई। बेसिकली क्या होता है कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, ध्यान से सुन, जो भी तेरी ये पावर्स आ रही हैं जो तू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहा है या कर रही है, तो इन पावर्स का जो सम होता है वो मुझे रिएक्शन का ऑर्डर बताता है। क्या बताता है? ऑर्डर। तो एक नंबर में अगर आ जाए ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर क्या होता है बेटा? सम होता है पावर्स का, ठीक है, जो हम लगाते हैं किस पर? रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, राइट, ओके। तो अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस ले रही हूं एक्स प्लस वाई, ठीक है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस की पावर ले रही हूं क्या? एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई का जो सम होगा एन, वही क्या होगा बेटा? ऑर्डर होगा रिएक्शन का। ठीक है, इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन चीज है। ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपकी रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट्स पर बेस्ड। ठीक है, तो देखो कोई भी आपने रिएक्शन लिया, ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, सपोज इसका जो रेट है ना वो रेट की इक्वेशन है के इंटू ए की पावर एन। एन क्या है बेटा? इस रिएक्शन का ऑर्डर है। तो अगर एन जीरो है ये जीरो ऑर्डर है, वन है फर्स्ट ऑर्डर है, टू है तो ये क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर होगा। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, ऑर्डर वन है तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो है तो जीरो ऑर्डर, टू है तो सेकेंड ऑर्डर होगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर जो ये ए है जो तेरी कॉन्सेंट्रेशन है अगर 1 मोलर हो गई है ना, मतलब ये 1 हो गई, तो 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होता है। तो यहां से रेट किसके इक्वल आ जाएगा? रेट जो है मेरा रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट क्या है? रेट है उस रिएक्शन का जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर यानी क्या होती है? यूनिटी होती है। ठीक है, राइट। अच्छा अब मैम बात आती है किसकी? यूनिट की, ऑफ के। तो देख हमको पता है कि रेट जो है वो क्या है? रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर एन। तो यहां से के किसके इक्वल आएगा? रेट डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन, अब रेट की यूनिट तो तूने अभी अभी निकाली, कितनी आती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या आती है? मोल पर लीटर। ठीक है, लेकिन उसकी पावर क्या आ जाएगी? एन आ जाएगी। ठीक है, अब देख ऊपर जो है तेरा है मोल पर लीटर पर सेकंड की पावर 1। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मोल पर लीटर की पावर 1 सेकंड की पावर -1। नीचे है मोल पर लीटर की पावर n। तो यहां से के यूनिट क्या आ जाएगी बेटा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब तू n को पुट कर और यूनिट निकाल, है ना। अब देख अगर तेरा n जो है वो 0 है, राइट, तो k की यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, n अगर 1 है
तो K की यूनिट क्या आ जाएगी, 1 - 1 0 कर देगा, सेकेंड इनवर्स। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, राइट। चलो एक नंबर में आ जाता है। अब देखो हम बात करें काइनेटिक्स में, हम दो तरीके के रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये होते हैं सिंगल स्टेप्स रिएक्शंस। दूसरे जो है हमारे होते हैं बेटा जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ये क्या होते हैं, मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस होते हैं। मल्टी स्टेप्स रिएक्शन में बहुत सारे सिंगल स्टेप रिएक्शंस लिखे होते हैं, और ये पूरे जो हमने मल्टी स्टेप रिएक्शंस लिखते हैं इसी से ही क्या बनता है बेटा, हमारे रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, राइट। अब एलिमेंट्री स्टेप का रेट हम लोमा से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो रेट है किससे कैलकुलेट करा जा सकता है, लोमा से। लोमा बोले तो लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, A+2B फॉर्मिंग C, है ना, तो इस पे अगर मैं लोमा लगाऊंगी तो क्या होगा, रेट होगा K इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 ले ली, B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 ले ली, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। लेकिन वहीं अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन है, फिर मैम उसका रेट कैसे लिखें। एलिमेंट्री का तो समझ में आ गया, ठीक है जी, अभी समझ आएगा, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा मॉलिक्यूलैरिटी को समझना जरूरी है। ठीक है, क्या होती है मॉलिक्यूलैरिटी? पहली बात तो मॉलिक्यूलैरिटी हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन करते हैं। किन के लिए डिफाइन करते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या फिर जितने रिएक्टेंट के एटम्स या फिर जितने रिएक्टेंट्स के आयन आपस में रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो उस एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ठीक है, राइट। लेकिन अगर किसी को जो है और अच्छे फैंसी तरीके से पढ़ना है तो देख, जितने हमारे एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के आपस में कोलाइड करते हैं, क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही क्या होती है बेटा, मेरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी आप जो है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन को देख के बता सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है 2A + 3B फॉर्मिंग C। ठीक है, तो जितना तेरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट्स के, उनको ऐड कर दे, उनकी मॉलिक्यूलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2A + B फॉर्मिंग C। ठीक है, तो बता यहां पर A के 2 मॉलिक्यूल्स है, B का 1 है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी, 3 हो जाएगी। अब जल्दी से कमेंट्स में बताओ चैट सेक्शन में कि अगर x + y है, ये मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं D, तो बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी जल्दी बताओ कितनी होगी, चार्ट में 2 होगी, राइट। तो अब आप रिएक्शन को देख के ही मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हो, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है ये, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, राइट, दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके अच्छा, अब मैम एक और मस्त सी बात क्या है, मस्त सी बात ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है हमारी फ्रैक्शनल भी हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, सॉरी, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ठीक है, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। व्हाई? क्योंकि खुद सोच के देखो भाई, आधा मॉलिक्यूल कोलाइड थोड़ी करेगा, पूरा ही करेगा ना, राइट। तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, जीरो नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, और जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी निकल सकती है कितनी होती है बेटा, 3, मतलब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसलिए जो हमारी मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी पॉसिबल है वो कितनी है बच्चों, 3 ही पॉसिबल है। ठीक है जी, चलो भाई अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, मस्त सी बात है। मैम व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे मैम? तो देख, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, मेरे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इन बहुत सारे रिएक्शंस में से एक स्टेप बहुत ही स्लो होता है, या फिर ये बोल स्लोएस्ट स्टेप होता है। जो ये स्लोएस्ट स्टेप होता है इसे क्या बोला जाता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर ही हम क्या लगाते हैं बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, राइट। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो आप पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर होगा? ठीक है जी, राइट। अच्छा
अब बेटा अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी के कोई रोल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री के लिए डिफाइंड होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है जी, चलो अब देखो मैम, हमको अप्लाई करना तो बताओ। अब जैसे ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सपोज 2 स्टेप्स में हो रहा है, हमें बोला जा रहा है कि बताओ इस पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ क्या होगा। तो बहुत सिंपल है बेटा, अभी बताया तुम्हें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लोएस्ट स्टेप पर क्या लगाना है बेटा जी, लोमा लगाना है। ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप ये है, तो C की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या हो गया, रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं तुमसे ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का बेटा, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव अहेड जी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देख इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ी, ये पूछ सकते हैं कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो हम लिख ही रहे थे ना, है ना, लिखी थी ना हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। देख अगर ये रिएक्शन है, इसके लिए मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखूं इंस्टेंटेनियस रेट की टर्म्स में, तो क्या होगी बेटा, ये होगी तेरी 1/a इंटू माइनस dA/dt। ठीक है, 1/v इंटू माइनस dB/dt, 1/c इंटू प्लस dC/dt इक्वल टू 1/d इक्वल टू प्लस dt/dt। एम आई क्लियर? यही क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है कि नहीं है, राइट। तो मैम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो थी ही ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो होता क्या है कि भाई ये जो है ना तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट, ये हमें स्लोप से मिलता है। ठीक है, राइट। कौन सा स्लोप, जो हमारे कर्व का होगा जिसको हम प्लॉट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो हम ग्राफ बनाते हैं ना बेटा, उसका जो स्लोप आता है ना, उस स्लोप की हेल्प से हमको जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट dA/dt मिलता है। समझ रहे हो? ठीक है, राइट। तो इसको डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्यूरेसी लैक करता है, इसीलिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। 1 नंबर में आ सकता है ये। ठीक है जी, अब हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़नी है, किसके लिए, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए। ठीक है, चलो भाई पहले अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर। तो देख जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रेट जो है, अगर ए इंटू प्रोडक्ट का हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस dA/dt हो जाएगा। अगर तू इंस्टेंटेनियस की टर्म्स में लिखेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस dA/dt हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो हमने 1 ही ले रखा है ना। और अगर जीरो ऑर्डर है तो ए की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, रेट इक्वेशन ये हो गई कि नहीं हो गई, हो गई मैम। ठीक है, तो यहां से मैम माइनस डी किसके इक्वल आ गया, केडीटी के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया मैम, केडीटी के इक्वल आ गया। अब हमको जब भी रेट निकालना होता है वो एक इंटरवल में निकालना होता है, तो इंटरवल में निकालने के लिए इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। ठीक है जी, तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, सपोज इनिशियली जो रिएक्टेंट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी A0 और फाइनली जो रिएक्टेंट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी AT। यहां क्या है इंटीग्रेशन में, KDT। तो पहले टाइम 0 था जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, अब टाइम कितना है, T है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अच्छा आप चाहो तो इस नेगेटिव को यहां से हटाकर जो है ना बच्चों, यहां भी रख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। फाइन, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, तो इंटीग्रेशन ऑफ AT क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। लिमिट्स क्या पुट करोगे बेटा, A0 से AT तक। फाइन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस KT के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप K को बाहर निकालोगे, DT का इंटीग्रेशन T होगा, T की लिमिट्स पुट करोगे, T -0 आ जाएगा, राइट। तो यहां क्या आ गया, यहां आ गया AT माइनस A0 इक्वल टू माइनस KT। क्लियर है? और आप क्या लिख सकते हो, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। एम आई क्लियर? क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा AT इक्वल्स टू A0 माइनस कितना, KT। एम आई क्लियर? तो ये क्या आ गई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई किसकी, जीरो ऑर्डर की। ठीक है, AT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम T। A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। K क्या है, रेट कांस्टेंट है। T क्या है, टाइम है।
ठीक है, राइट, लिखना है तो लिख लो भाई। क्या AT किसके इक्वल है? A0 माइनस KT। अब देख यहां पर अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A वर्सेस टाइम का, क्लियर है, मतलब AT वर्सेस T का, तो भाई इस इक्वेशन को तू कंपेयर कर सकता है किससे? Y इज इक्वल्स टू C प्लस MX से, हाँ के ना, यस और नो? यस मैम, ठीक है जी, राइट। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन भाई, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है विद अ नेगेटिव स्लोप, राइट, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ओके, जो ये इंटरसेप्ट होगा ये क्या हो जाएगा? A0 हो जाएगा, और स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप माइनस के आ जाएगा। एम आई क्लियर? स्लोप कैसा आ जाएगा? माइनस के आ जाएगा। एम आई क्लियर भाई? ठीक है, फाइन। चलो अब मैम नेक्स्ट है हमारा क्या, एक क्वेश्चन बता दो मैम, थोड़ी जिंदगी अच्छी लगेगी हमको। ये बोल रहा है कि जो डिकम्पोजिशन है अमोनिया का किसके सरफेस पे? प्लैटिनियम के सरफेस पे, वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। अगर इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है? 4 × 10⁻³ मोल पर सेकेंड है, तो ये बोल रहा है कि कितना हम लोगों को टाइम लगेगा क्या करने के लिए बेटा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए 0.1 मोलर से 0.06 मोलर। पहली बात तो क्या, अगर ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट, तो उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है बेटा? ये होती है AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, यस और नो? ठीक है, तो KT क्या हो जाएगा? KT उस साइड में ले गई तो ये हो जाएगा A0 माइनस AT। बोलो हमें क्या निकालना है? हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा? A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई T। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर रही हूं मैं, फाइन, क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस 0.064 डिवाइडेड बाई क्या करोगे बेटा जी? डिवाइडेड बाई K आएगा ना, यहाँ पे गलती से मैम ने ये लिख दिया, K आएगा, तो K कितना है? 4 × 10⁻⁻3। तो यहां से आप क्या करेंगे बच्चों? टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, राइट, तो यहां से क्या करेंगे आप लोग? टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, फाइन। चलिए नेक्स्ट बेटा हमारी क्या है? हाफ लाइफ है, किसकी बेटा जी? सेकंड और आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें जो रिएक्टेंट है ना वो आधा कंज्यूम हो जाता है, या फिर ये बोलो कि जो रिएक्टेंट है वो आधा बच जाता है, ठीक है। क्या करता है रिएक्टेंट? आधा बच जाता है, राइट। और ये हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें आपका रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, अगर मैं कोई भी रिएक्शन ले रही हूँ, A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, है ना, इसमें जीरो ऑर्डर अगर ये रिएक्शन है तो इसके लिए A किसके इक्वल होगा? A0 माइनस KT के। A क्या है? A इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, K रेट कांस्टेंट, T क्या है? टाइम है, ठीक है। अच्छा अब मैम यहां पे लिख लो, लिखना है तो A क्या है? A इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, एट टाइम T। A0 क्या है? A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, क्लियर है बच्चों, राइट। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन, जब टाइम T हाफ हो जा रहा है उस पॉइंट पर तेरा जो ये A है, A मतलब रिएक्टेंट लेफ्ट कितना हो रहा है बेटा? आधा बच रहा है ना। अगर पहले A0 था, पहले कितना था? A0 था, तो अब बच के कितना हो जाएगा बेटा? A0/2 हो जाएगा। बोलो राइट। अब इसको और इसको जरा ऊपर पुट करना, ठीक है, तो क्या होगा? ध्यान से देख, ये आ जाएगा A0/2 इक्वल टू A0 माइनस KT, ठीक है, राइट। और ये टाइम कौन सा है? हाफ लाइफ, तो यहां से KT हाफ क्या हो जाएगा बेटा? A0 माइनस A0/2, राइट। तो यहां से KT हाफ क्या हो जाएगा बेटा? A0/2, क्लियर है। तो T हाफ क्या होगा? A0/2 के, क्लियर है। तो यहां से मुझे क्या दिखा कि हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट की क्या होती है बेटा? A0/2 के। अब K तो कांस्टेंट है, मतलब हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके केस में? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट 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 आ जाते हैं अपने
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पर। देखो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होगा, हमारा इन पर्टिकुलर केस के अंदर हमारी जो रेट इक्वेशन होगी क्या हो जाएगी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1 हो जाएगी, यस और नो, ठीक है राइट। तो देख यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई ए किसके इक्वल आ गया, के डी टी, राइट, और डी ए बाई ए किसके इक्वल आ गया, माइनस के डी टी के इक्वल आ गया, यस और नो, यस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन भाई, पूरा अगर मेरे को पूरे इंटरवल में जो है अगर चेंज निकालना है तो एक लिमिट के अंदर मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, राइट। तो देख जो तेरा डी ए बाई ए है उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहां से कहां तक बेटा जी, ए नॉट से कहां तक, ए तक, राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के बाहर निकाल लो, अंदर बचा डी टी, 0 से टी लिमिट हम लोग लगा रहे हैं। अब देख डी ए बाई ए किसके इक्वल होता है, एल एन ए, किसके इक्वल होगा ये, एल एन ए, ठीक है। एल एन ए की लिमिट्स लग रही हैं कहां से कहां तक, ए नॉट से ए तक, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस के टी के इक्वल आ गया। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो यहां से एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट किसके इक्वल आ गया बेटा जी, माइनस के टी के इक्वल आ गया, राइट। या फिर अगर के टी को अपन उस साइड ले जाए, इस साइड किसको ले आए, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए को, ठीक है राइट। तो यहां से भाई एल एन ए माइनस एल एन बी क्या हो जाएगा, एल एन ए बाई बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट बाई ए हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से बेटा जो अपना के है, के किसके इक्वल आ गया, 1/t इंटू एल एन ए नॉट बाई ए के। अब ln को अगर log में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। देयरफॉर k क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई t log ऑफ a नॉट डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे बच्चों, ए कर दोगे। एम आई क्लियर एवरीवन। तो ये क्या आ गया, ये हमारा रेट कांस्टेंट और टी का रिलेशन आ गया, किसके लिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या आ गया, के आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ क्या बेटा जी, ए नॉट बाई ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ठीक है राइट। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन, जैसे ये एक फॉर्मूला है वैसे बहुत सारे हमारे इक्वेशंस हो सकती हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि आपकी जो ये पुरानी डेरिवेशन है ना, इसी से ही आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, ठीक है। तो एक फॉर्म तो हमने निकाल ही ली, ये वाली, ठीक है। बाकी ये फॉर्म भी मैंने निकाल ली, फाइन। ये फॉर्म आपने ln को log में कन्वर्ट करा है तो आपको समझ में आ ही जाएगी। एक ये वाली फॉर्म भी तो है ना मैम, इसका भी तो बताओ कि ये कैसे निकलती है, ठीक है। मतलब at जो है वो a नॉट इंटू ए की पावर माइनस के टी कैसे होता है। तो देख भाई ये वाली फॉर्म कैसे निकलती है, बहुत सिंपल है, फाइन। अगर मैं ध्यान से देखूं राइट, तो यहां पर अगर अपने को दिखे ये वाली इक्वेशन ln a इज इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस के टी, ठीक है राइट। तो इसको हम ln a बाई बी लिख सकते हैं, बोल इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ln a बाई ए नॉट लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टी। अब ln उस साइड जाएगा तो यहां से a बाई ए नॉट क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस के टी। तो देयरफॉर a किसके इक्वल आ गया, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है राइट। तो ये सारी फॉर्म्स तो हम ऑलरेडी डराइव कर ही चुके हैं, तो ये कैसे आई अपने को ये भी पता चल गई, फाइन, ठीक है। तो ए टी वर्सेस ए हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई, ये हमको पता चल गई कैसे आई, है ना। अब देख इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर तू ग्राफ बनाता है, क्या बनाता है ग्राफ, किसके अकॉर्डिंग बेटा, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी है वो किसके इक्वल है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस के टी। तो देख
ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा। अगर तू ग्राफ बनाता है y इज इक्वल टू e की पावर -x, तो बेटा ऐसा ग्राफ आता है ना तेरा, बोल क्या आता है, एक्सपोनेंशियल डिके आता है, हाँ के ना, राइट। अगर y वर्सेस x का ग्राफ अगर ऐसी इक्वेशन होती है तो हमको पता है ना, ठीक है जी। तो यहां पर क्या होगा कि अगर अपन 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, ये भी क्या आएगा, एक एक्सपोनेंशियल डीके आएगा। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन कहां से आएंगे मैम, क्वेश्चन जो है वो हमारी इस वाली इक्वेशन पर बेस्ड आएंगे, ठीक है। कैसे मैम, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log ऑफ a0 बाई a, ठीक है। इस वाली इक्वेशंस पे क्या आएंगे मैम, हमारे ज्यादा तर्क क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। इस वाली फॉर्म पर क्या आएंगे मैम, ज्यादा तर्क क्वेश्चंस आएंगे, ओके चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो मैम। इस वाली इक्वेशन पर ज्यादातर के क्वेश्चंस जो आएंगे वो हाफ लाइफ पर बेस्ड आएंगे, यानी टी हाफ पे बेस्ड आएंगे। वैसे तो मैं कल इसके न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन हाफ लाइफ और बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो टाइम अगर हाफ लाइफ है तो मैं बता चुकी हूँ, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बची होगी टाइम टी पर, वो क्या हो जाती है बेटा, A0/2 हो जाती है, हो जाती है नहीं हो जाती, हाँ जी मैम हो जाती है। तो यहां से k क्या हो गया, k हो गया 2.303 बाई टी, लॉग ऑफ क्या करोगे बेटा, यहां तो A0 आ जाएगा और यहां टाइम की जगह टी हाफ आ जाएगा। अब 80 की जगह क्या आ जाएगा, A0/2 आ जाएगा, ठीक है पुत्र। अब देख A0 से A0 कैंसिल, 2 ऊपर गया तो क्या आएगा, log 2 आ जाएगा, राइट। तो k क्या हो गया, k हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ इनटू log 2, क्लियर है, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू तेरे को पता है कितनी होती है बेटा, 0.3010 डिवाइडेड बाई क्या करा, टी हाफ। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.693 बाई क्या आ जाएगा, टी हाफ, ठीक है। तो यहां से भाई क्या आया, के जो है के फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई क्या आ गया पुत्र, टी हाफ आ गया, या फिर टी हाफ क्या आ गई, 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो ये क्या है, हमारी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की। इसको देख के साफ पता चल रहा है कि ये जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं जी, जो क्या है हमारे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या है बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो दिखते तो सेकंड ऑर्डर हैं बट निकलते फर्स्ट ऑर्डर है, राइट। कब एग्जिस्ट करते हैं बेटा हमारे सूडो रिएक्शंस, बेटा ये तब रिएक्शंस करते हैं जब आप कोई रिएक्टेंट या तो एक्सेस में ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस को कंसिडर कर रहे हैं या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को कंसिडर कर रहे हैं, आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कंसिडर करा, तो ये क्या होता है बेटा, सपोज मैंने लिया तुम्हारा CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट लिया। ऑर्गेनिक में तुमने बहुत अच्छे से इसकी हाइड्रोलिसिस पढ़ी होगी। क्या बनता है, ये बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH, यही बनता है नहीं बनता, ठीक है बच्चों यही बनता है, राइट। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर मैं इसका रेट लिखूं तो रेट क्या होगा बेटा, ये होगा K इंटू, इसको ना मैं एस्टर लिख रही हूं, ठीक है, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन इनटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। अब भाई वाटर तूने एक्सेस में लिया है तो जिसको भी तू एक्सेस में लेता है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट मान लिया तो रेट किसके इक्वल आ गया बेटा, कांस्टेंट इनटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, यह आ गया K इंटू एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब देख क्या हो गया, ऑर्डर 1। दिख जो है वो बायोमोलिकुलर रहा था लेकिन क्या निकला, यूनिमोलिकुलर, मतलब ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली हमारा जो इन्वर्जन है केन शुगर का वो भी क्या है बेटा, एक हमारा सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। फाइन, चलिए अब आ जाते हैं पुत्र जी नेक्स्ट टॉपिक पर जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो इजी है, बस काइनेटिक्स खत्म करते हैं, 10-15 मिनट में खत्म होने वाली है, फिर अपना कोऑर्डिनेशन चालू करेंगे, ठीक है। चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो भाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो उनका रेट बढ़ जाता है या फिर वो एक्सेलरेट हो जाती हैं। कब, जब हम रिएक्शन के टेम्परेचर को क्या करते हैं पुत्र, इंक्रीज करते हैं।
फाइन। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं रेट और रेट कांस्टेंट सेम ही चीज है, तो अगर आप रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट। ज्यादातर क्या देखा गया है, ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर आप रिएक्शन को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, या फिर रेट कांस्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है बच्चों, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ठीक है, राइट। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो ये डबल होता है इसकी मेजरमेंट करता कौन है? इसकी मेजरमेंट करता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है जी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है ये रेशो होता है किसका बेटा? या तो बोल दो रेट कांस्टेंट या रेट सेम ही चीज है, एट अ टेम्परेचर जो भी तुमने लिया था उससे 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। सपोज अगर तुमने यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से लिया तो 10 प्लस करा तो ये के है किस पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर। इसको डिफाइंड करते हो किससे बेटा जी? तुम लोग टाइम टी से डिवाइड करते हो। क्लियर है? मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो टाइम टी पर तुमने कैलकुलेट करा है। इन्हीं का जो रेशो है वो क्या है बेटा जी? हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। तो जनरली क्या देखा गया है कि जो ये ऊपर वाला है ना ये नीचे वाले का ट्वाइस आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, राइट। तो यहां से करने के बाद म्यू कितना आ गया? ऑलमोस्ट 2 आ गया, राइट। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ही जो है इस चीज को क्या करता है? प्रूव करता है। ज्यादातर के रिएक्शंस में देखा गया है कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ना वो 2 या 3 के बीच में आ रहा है। तो अगर ये 2 या 3 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट डबल हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, राइट। तो ज्यादा तर्क के लिए क्या आता है? 2 या 3 से बीच में आता है। इससे हमें पता चला है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है भाई कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये किसने दी थी बेटा? ये मैक्स स्ट्राउट्स और विलियम ल्यूविस ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन केवल तभी अकर करता है बेटा कब? जब उसके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या करें? कोलाइड करें। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भाई जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम हार्ड स्फीयर एज्यूम करते हैं। फाइन, ओके। और ये हार्ड स्फीयर्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो मतलब रिएक्टेंट की कोलिजन से क्या मिलता है हमको? हमारा प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, राइट। लेकिन सवाल ये है क्या सारी रिएक्टेंट की कोलिजन से हमको प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं, केवल उन कोलिजन से हमको प्रोडक्ट मिलता है जो कोलिजन्स क्या होती हैं? इफेक्टिव कोलिजन होती हैं। क्या होती हैं बेटा? इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। अब कौन सी कोलिजन इफेक्टिव होती है बेटा? वो कोलिजन्स इफेक्टिव होती हैं जिसमें डेफिनेटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन कब हमारी कोलिजन इफेक्टिव होगी बेटा? पहला तो क्या कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के। ठीक है, सपोज ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये तेरा रिएक्टेंट है, इसकी कोई एवरेज काइनेटिक एनर्जी है रूम टेम्परेचर पर, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में हुई और इससे वो कोलाइड करे तब ये कोलिजन क्या होगी? इफेक्टिव होगी। होगी कि नहीं होगी? इफेक्टिव होगी। ठीक है, राइट, फाइन। लेकिन अब कोलिजन तो इफेक्टिव नहीं है, राइट। अब यहां पर रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो ये है, एवरेज एनर्जी है जो रूम टेम्परेचर पर है। तो जब ये दोनों बराबर होंगी तभी ही रिएक्टेंट्स की होने वाली कोलिजन्स क्या है? इफेक्टिव होंगी। हाँ के ना? ठीक है, तो जो ये एवरेज एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का गैप है यही क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्टेंट को ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, वो ही क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। देख क्या होता है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, है ना, तो यहां पर सपोज मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, सॉरी। चलो, तो यहाँ पर क्या है मेरी? सपोज पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ क्या है? मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, आपका बॉन्ड लेंथ भी हो सकता है, एनीथिंग XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले सपोज मेरे पास 2 रिएक्टेंट थे। ठीक है, H2 + I2, है ना। तो इनकी जो एनर्जी थी पहले रूम टेम्परेचर पर इतनी थी, ये क्या इनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, फाइन। तो देख
अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं, ये क्या है, मेरा ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। तो यहां मुझे दिख रहा है क्या कि भाई ये जो मेरी एनर्जी है, जो ये एवरेज एनर्जी रूम टेम्परेचर पे थी, इसको थ्रेशोल्ड पर जाने के लिए इतनी एनर्जी और रिक्वायर्ड होगी, और यही एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। होता क्या है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ना, जैसे H2I2 मिले तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट्स की बॉन्ड टूट रही होती है, प्रोडक्ट्स की बन रही होती है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होती है ना, उसे भी एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, एक बार क्या हुआ भाई, रिएक्टेंट्स की बॉन्ड टूट गई, प्रोडक्ट की बन गई, तो क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा। तो भाई पहला क्राइटेरिया क्या है, किसी भी कोलिजन का इफेक्टिव होने के लिए पहला क्राइटेरिया है मेरे बच्चों कि एनर्जी जो है हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है मैम, दूसरा क्राइटेरिया है बेटा ओरिएंटेशन। ठीक है, जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे, जिससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तभी ही उनकी कोलिजन इफेक्टिव होगी और वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे। एम आई क्लियर? तभी भी वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। एम आई क्लियर? फाइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या था, कोई एक रिएक्टेंट था ए और दूसरा था बी, तो ये अगर इस तरीके से कोलाइड करता है, ठीक है राइट, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है बेटा हमारा बनता है तो हमारे प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन है। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। दूसरा है, सपोज रिएक्टेंट A2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, B2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो अगर वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं तो कभी भी उनके बीच की कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगी, तो यहां से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, सो इफेक्टिव कोलिजन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अब तीसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है बच्चों, वो है आपका बोल्ट्जमैन फैक्टर। ठीक है, बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है बेटा, ये वो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल बताता है राइट, जो हमारे थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करते हैं। तो देख, पहला फैक्टर जो हमारी इफेक्टिव कोलिजन को डिफाइन कर रहा है वो तो है भाई साफ साफ सा दिख रहा है, क्या, हमारा एनर्जी। दूसरा है हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर। तीसरा है वो है बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलता है कि जितने ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेंगे, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। क्लियर है एवरीवन? ठीक है राइट, और बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है वो इक्वल होता है F इक्वल्स टू E की पावर माइनस EA बाय RT के। अब ये EA क्या है, EA बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, T टेम्परेचर है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है। क्लियर? तो अब मुझे एक छोटी सी चीज बता कि भाई जो तेरा इफेक्टिव कोलिजन है वही रेट ऑफ रिएक्शन निकालेगी या फिर वही रेट कांस्टेंट बताएगी? तो इफेक्टिव कोलिजन किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एक तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही, कर रही है। दूसरा मैम एनर्जी फैक्टर पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है मैम, एनर्जी फैक्टर। फाइन, एनर्जी फैक्टर क्या है मैम, यही एक्टिवेशन एनर्जी वाली। ठीक है मैम राइट। तीसरा वो किस पे डिपेंड कर रही है मैम, तीसरा वो डिपेंड कर रही है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड विच आर इफेक्टिव, जो क्या है, इफेक्टिव है राइट। इन तीनों पे डिपेंड कर रही है राइट। अब इन दोनों का जो हमारा प्रोडक्ट है P क्या लिख ले, P इज प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर। P क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर। Z क्या है, Z इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, और तीसरा क्या है तेरा, एनर्जी फैक्टर, विच इज बेसिकली कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर जितने ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा मेरी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो ये क्या है, एनर्जी फैक्टर है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, अच्छा, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि भाई P और Z को मल्टीप्लाई करके एक और फैक्टर आ रहा है A। क्या रहा है एक और फैक्टर,
ए, और ए क्या है, ए इज बेसिकली अर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है, ए क्या है, अर्हेनियस कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, ए क्या है, अर्हेनियस कांस्टेंट है। एम आई क्लियर एवरीवन? या तो आप अर्हेनियस कांस्टेंट बोल सकते हो ए को विच इज पी इनटू जेड, या फिर आप इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हो, ये हर एक रिएक्शन का अलग होता है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, तो भाई ये जो है हमारा k इज इक्वल्स टू पी जेड ई की पावर माइनस ए बाई एटी, ये इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू ई की पावर कितना माइनस ए बाई आटी हो गई। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, राइट, तो k इसके इक्वल आ गया, और यही क्या है बेटा, हमारी आर्हेनियस इक्वेशन है, यही क्या है बेटा, हमारी आर्हेनियस इक्वेशन है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब आर्हेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस जो है वो हम कल प्रैक्टिस करेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक जो है देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो भाई, कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है किसी भी रिएक्शन के रेट को, ठीक है जी, कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है किसी भी रिएक्शन के रेट को। तो देख, कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है बेटा, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ देखूं, तो ये जो है सपोज हमारी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, राइट। तो जैसे ही आपका कैटलिस्ट आएगा, क्या करेगा, जैसे ही आपका कैटलिस्ट आएगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगी, लोअर हो जाएगी। क्या करेगी, लोअर हो जाएगी, राइट। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गई तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया हमारा जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लोअर कर देता है, राइट। इसीलिए किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, अच्छा मैम को कैटलिस्ट चाहिए अभी हाँ, थक तो गए हैं, कैटलिस्ट तो चाहिए। चलो भाई ठीक है, सो यहाँ पर हमारा काइनेटिक्स खत्म होता है। ओके जी।